नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, दूसरे चरण के प्रचार पर आज शाम को विराम लग जाएगा, लेकिन इन 7 दिनों में क्या क्या हुआ, कितना मेयार गिरा सियासत का, इस पर हम जरूर चर्चा करना चाहेंगे कि सियासत किस दिशा में जा रही है। राजनीति जो एक देश को सुदृढ़ बनाती है, सियासी दल जो सरकारों को संभालते हैं वो कितने मजबूत सरकार को बनाते हैं, लेकिन जब हम प्रचार देखते हैं, प्रचार कितना निचले स्तर पर आ जाता है, ये चिंता का विषय है। हम आपको पहले बता दें कि ये 89 सीटों पर चुनाव होने वाला है और 13 राज्य इसमें शामिल हैं। और बड़ी बात यह है कि केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर प्रमुखता से राहुल गांधी, हेमा मालिनी, शशि थरूर, अरुण गोविल समेत 1206 उम्मीदवारों का भाग्य कल यानी 26 अप्रैल को ईवीएम में शामिल हो जाएगा, ईवीएम में बंद हो जाएगा। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर की जम्मू रियासती सीट पर चुनाव है, बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। एक तरफ जुगल किशोर शर्मा जो लगातार 2 बार बतौर सांसद जीतते आए हैं, वो एमएलए भी रहे हैं, और दूसरी ओर रमन भल्ला जो यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, 2 मर्तबा मिनिस्टर रहे हैं, उनका मुकाबला जुगल किशोर के साथ होगा। और आपको बताते चले कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवारों की भी संख्या काफ़ी है। 22 आज़ाद उम्मीदवार है और टोटल 22 कैंडिडेट, यानी 12 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, निर्दलीय, और टोटल 22 हैं। अगर हम बात करेंगे सिलसिलेवार, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 17,80,738 मतदाता हैं। सबसे ज्यादा सेक्शन जो है जम्मू का है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि 2 लाख जो है सांबा का है, 2,35,190 रियासी का है, और 96,976 जो है राजौरी का है। राजौरी का थोड़ा पार्ट इसमें जोड़ा गया है। मतदान केंद्रों की बात करें तो 2363 मतदान केंद्र है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मेयार इतना गिर जाएगा। आज पिछले 4 दिनों से चुनाव प्रचार में महिलाओं का मंगलसूत्र प्रचार का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, पार्टी कोई भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, इंडिया ब्लॉक हो, किसी भी, इवन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इंडिया ब्लॉक ऐसा, उन्होंने भी मंगलसूत्र पर सियासत करने की बात कही है और बददस्तूर किया जा रहा है, ना जाने क्या वजह। पहले हम बताते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी एक स्टेटमेंट दी है कि मुस्लिम हिंदुओं का मंगलसूत्र नहीं ले सकते हैं, और फिर महबूबा मुफ्ती ने भी किया। हम बताते हैं कि दोनों जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, उनका क्या कहना है। इसलिए ध्यान भटकाने के लिए वो इस किस्म की बातें करती हैं। कभी कहते हैं मांस मछली खाने वाले हैं मुसलमान, कभी कहते हैं मंगलसूत्र भी आपका मुसलमान लेगा। हिंदू मुस्लिम को झगड़ा कराने के बजाय अलावा और कांग्रेस का क्रिटिसाइज करने के अलावा इनके पास कोई मंशूर नहीं है। तो नेशनल कांफ्रेंस एनकैश करना चाहती है जो मुश्ताक बुखारी का बयान आया कि वो महबूबा जी को सपोर्ट करेंगे। देखिए, जितने भी गुजर हैं, हमारे गुजर तबके के, मैंने उनके लिए काम किया। ट्राइबल जितने हैं, बकरवाल जितने हैं, पहाड़ी जितने हैं, वो समझते हैं महबूबा मुफ्ती उनके साथ बहुत मुश्किल वक्त में खड़ी रही है। ये बीजेपी का सवाल नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के। The question is what is appearing before us, that they want one nation, one election. How can it be possible in 28 states which are so different? Secondly, their changing of constitution has been told, they themselves are saying it, कि हमने आईन बदलाना है, हमने ये संविधान बदलाना है। ये एक ही दफा इलेक्शन होगा, और जिस तरह प्यूटन साहब बैठे हुए हैं, इसी तरह ये भी अपने वजीर आजम को बिठाना चाहेंगे, जो जब तक वो जिंदा हैं वो रहेंगे, दूसरा आएगा वो भी चलाएगा। नहीं तो मुझे ये बताइए, ये क्यों कह रहे हैं कि 2047 तक, क्या ये 2047 तक रहेंगे? वो कैसे है? इनने सोच के रखा है कि हमने कोई इलेक्शन नहीं करना और हमने बैठना इसी कुर्सी पे और जो मर्जी है करना है, और कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का जो बनता है
उसमें क्या था? चीफ जस्टिस था। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी वही भाषा बोल रहे हैं जो इंडिया ब्लॉक बोल रहे हैं, और खासतौर पर कांग्रेस, उनका भी ये कहना है कि पुतिन की तरह ये और किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। ऐसा ही पहले कांग्रेस ने कहा था कि चीन और रशिया की जो लोकतंत्र है उसको यहाँ पर हावी किया जाएगा। और दूसरी बड़ी बात इन्होंने कही है कि कहीं ना कहीं संविधान को बचाना है, लेकिन सियासत का म्यार गिर चुका है, ये हमें मान के चलना चाहिए। चर्चा करेंगे। मेरे साथ चंद्रमोहन शर्मा जी हैं, बड़े सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के। चंद्रमोहन जी आपका स्वागत है। सोहित शर्मा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, आपका भी स्वागत है। तेजा सिंह, एडवोकेट तेजा सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। और सुरजीत सिंह महाराज नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं, आपका भी स्वागत है। आप बरगला रहे हैं सुरजीत जी, आपके बड़े नेता कद्दावर जिनको पूरा इंडिया ब्लॉक अपना नेता मानता है और पूरे भारत में उनका कद है, उनका यह कहना है कि ये पुतिन की तरह, यानी प्रधानमंत्री पुतिन की तरह यहां का लोकतंत्र बनाना चाहते हैं, रशिया और चाइना के साथ कंपेयर किया। अब क्यों बरगला रहे हैं पब्लिक को? क्या ऐसा संभव है? विनोद जी, ये बीजेपी है, ये कुछ भी कर सकती है। 24 की बात करें ना, 14 की बात करें, 19 की बात करें, 47 की बात क्यों करते हैं? आपने 10 सालों में क्या कर दिया? क्या दिया इस देश को? मुद्दों से भाग रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री मंगलसूत्र पे आ गए हैं जनाब। इनको औरतों का मंगलसूत्र दिखाई दे रहा है। ये वो देश है, यहां पे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए हैं। यहां पे आपने कुछ महीने पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की है। आपकी नज़र देश को भड़काना चाहते हैं। जहां आप 102 सीटों पे जो इलेक्शन हो गया है उससे आप क्या फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं? जो आप हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड करना चाहते हैं। इतने बड़े ओहदे का आदमी विनोद जी क्या छोटी सियासत कर रहा है? कहां म्यार पहुंच गया सियासत का? हम देश को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं? आप बात करिए ना मुद्दे पे। आप कहते हैं बहुत विकास किया, तो विकास की बात करिए ना, बताइए ना विकास कहां है। आप रोजगार की बात कीजिए ना। मंगलसूत्र ये स्त्रियों का मान है। ये वो देश है विनोद जी, यहां पे सवित्री ने मंगलसूत्र के लिए यमराज के साथ लड़ी थी जी, और आप उसको सियासत में ला रहे हैं। इसका मतलब आप समझ गए हैं इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन नहीं ले रहा। कांग्रेस पार्टी वाली इंडिया ब्लॉक के लोग वहां पे जाके, लेकिन ये स्टेटमेंट तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी दिया है कि हम मंगलसूत्र नहीं छीनेंगे। इतना डर क्यों है उनको? मंगलसूत्र पर वो भी आतुर हुए हैं, उतारू हुए हैं। आज विनोद जी ये मंगलसूत्र पे सियासत करने का टाइम आ गया है। ये फ्रस्ट्रेशन दिखा रही है बीजेपी की। 102 सीट पे जो इलेक्शन, जो वोटिंग रेट वहां पे परसेंटेज कम हुआ है ना, तो बीजेपी को लग रहा है कि हम वहां से जीत नहीं रहे। अब हिंदू मुस्लिम में बांटिए, मंगलसूत्र पे बांटिए। 140 करोड़ के प्रधानमंत्री कहते हैं अपने आप को, तो 140 करोड़ में क्या वो लोग जिनको ये कहते हैं जिनके बच्चे ज्यादा हैं, क्या वो लोग शामिल नहीं है? कहां पे लेके जाना चाहते हैं आप देश को जी? किस तरफ मोड़ रहे हैं ये सियासत का रुख? अगर यही सियासत का रुख रहा तो देश का संविधान ये तोड़ देंगे। और केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद के बच्चे भी तो हैं, आप उनकी तुलना उधर ही क्यों कर रहे हैं? आप ये मत करिए, ये कहीं नहीं है। ये किस तरफ इशारा है आप समझ सकते हैं। ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं? ये एम का इशारा करते हैं। क्या बताना चाहते हैं? एम का इशारा किस तरफ करते हैं? क्या मंदिर की तरफ करना चाहते हैं या किसी एक बिरादरी, एक जात की तरफ करना चाहते हैं? जी चाहे चंद्रमोहन जी आप मुझे बताइए कि क्यों, क्या जरूरत पड़ जाती है कि पहला जब चरण होता है 102 सीटों पर चुनाव होता है, उसके बाद बौखलाहट सी आ जाती है और ये कहा जाता है प्रॉपर्टी रीडिस्ट्रीब्यूशन सर्वे जो करवाया जा रहा है, जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, वो एक कॉन्स्पिरेसी है। मेरे मित्र बोल रहे थे एनसी के, मुझे लगा शायद ये कि फिल्म लाइन से आए हैं, बड़े जोर दे के डायलॉग बोल रहे हैं और डायलॉग का कुछ मतलब भी होना चाहिए। ये उस पार्टी के हैं, एनसी के हैं, जिन्होंने, जिनके होते हुए, जिनकी हुकूमत में हजारों कश्मीरी पंडित वहां से निकाल लिए। आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं,
आप मंगलसूत्र की बात करते हैं। शायद ये नहीं पता मेरे दोस्त को, बीच में मत बोलिए। ये एनसी के उसमें नहीं निकाला गया था, पहले इसको दुरुस्त कर दीजिए, तब गवर्नर रूल हो गया। मत बोलिए, एनसी के उसमें नहीं था। नहीं, आप सुनिए ना, गलत स्टेटमेंट मत दीजिए ना, गलत स्टेटमेंट नहीं चलने दीजिए। आप जो हमारे पे इल्जाम लगाना आपका वेलकम है, लेकिन ये कहें कि हमारे उसमें निकले गए, हमारे उसमें नहीं गए, ये तब गवर्नर थे, जगमोहन जी थे, उन्होंने निकाले, हमने नहीं निकाले। जेर एयरफोर्स के लोग मारे गए, फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर था। जब हिंदुओं पर हमले हुए, मंदिर तोड़े गए, औरतों के मंगलसूत्र तोड़े गए, फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर था। जब पीक पर गई बात तो फारूक अब्दुल्ला इंग्लैंड चले गए। आप क्या बात करते हैं? आपकी पार्टी थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, आपने नाम बदल दिया, सिपट आपकी नहीं बदली। आप माइनॉरिटी के खिलाफ ही रहे हमेशा, और अब आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं। ये माइनॉरिटी के खिलाफ रहे हैं, जो कश्मीरी पंडित है उनका जो भत्ता बढ़ाया है ना, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बढ़ाया है। आपकी हुकूमत है, बढ़ाइए ना भत्ता। आप अगर बड़े उनके खैर खा हैं तो भत्ता बढ़ाइए ना उनका। वो आज भी खज्जल हो रहे हैं, भत्ता बढ़ाइए उनका। आप उनको इस्तेमाल करते हैं पूरे देश में वोट लेने के लिए, आप इस्तेमाल करते हैं कश्मीरी पंडितों को। इस देश की सियासत आप हमारे कश्मीरी पंडितों के ऊपर चला रहे हैं, वोट बैंक की सियासत करते हैं आप उनका भत्ता बढ़ाइए ना। आपकी हुकूमत ने उनका भत्ता बढ़ाया, सड़कों पे खज्जल हो रहे थे कि वो हमें सिक्योरिटी दी जाए, और इन्होंने उनको सड़कों पे खज्जल किया, कुछ नहीं किया। कैसी बात करते हैं आप? एक मिनट को कहिए, बीच में ना बोले जी, बहुत ज्यादा बोल चुके हैं और खाम खा बोल चुके हैं। मैं ये कह रहा था कि ये मुलज़म है सही मायने में जम्मू कश्मीर के जो हालात ख़राब हुए। जब इनकी सरकार थी, केंद्र से कोई बात करने आता था तो क्या हुर्रियत वाले से बात करो, भाई तनख्वाह आप लेते हो, सुविधा आपने ली हुई है, सारी फैसिलिटीज़ आपके पास हैं, और हुर्रियत से बात करो। सेपरेटिज्म को जिंदा रखने वाली, पैदा करने वाली पार्टी एनसी है, और बाकी दोनों पार्टियां उसको फॉलो करती हैं JNK में। मुझे समझ नहीं आती तीन पार्टियां कौन हैं, अगर इनका निस्बो लैन, इनका एजेंडा एक ही है कि भारत को इस प्रदेश के अंदर कमज़ोर करना, भारत के आइन को यहाँ आके कमज़ोर करना और सेपरेटिज्म की बात करना, तीनों का एक ही एजेंडा है। तो मुझे समझ नहीं आती ये तीन मुंह वाला क्यों बन गया है। इनको एक ही ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए हैं जनाब, तीन मुंह वाले तो हमारे साथ हैं, ये सब एक ही इसलिए आप अब डर रहे हैं और मंगलसूत्र पे आ गए हैं। वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए आप लड़ रहे हैं, कुर्सी के लिए, अन्यथा इनकी सोच विचार तो एक ही है जी। और मुझे लगता है कि इस वक्त आपको चुप करके घर बैठना चाहिए। आपको रिजेक्ट कर दिया लोगों ने पूरे देश में, खाम खाई आप चैनल का भी तेजाजी जी आपको रिजेक्ट कर दिया है समूचे देश ने। चंद्रमोहन शर्मा जी का ये बयान है, प्रॉपर्टी रीडिस्ट्रीब्यूशन सर्वे करवाने की क्या जरूरत थी? फिर आप कह रहे हैं कि मंगलसूत्र की। पहले मैं शर्मा जी की बात का जवाब दे दूं कि मैं बजाते खुद कश्मीर का रहने वाला हूं, कश्मीर की एक बॉर्डर स्टेट से आता हूं, और मुझे वहां के हालात का पूरा पता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी। चलिए तेजस सिंह जी, एक चीज मैं पूछ लेता हूँ, कांग्रेस दिल्ली में थी 84 में, गवर्नमेंट गिराई आपने, गुलशाह को लाया, गवर्नमेंट टॉपर की। आप मेरी बात में सुनते रहिए। 1987 में रिगिंग आपके खाते में जाती है कि नहीं? ये रिगिंग आपके खाते में जाती इसका है? जवाब क्या ये दो कारण नहीं है मुख्यतः? पिछली जो डिबेट आपने की है उसमें मैंने तफसीलन जवाब दिया है। 87 की रिगिंग की जो बात है वो किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं गई, इलेक्शन कमीशन में नहीं गई, किसी कोर्ट में नहीं गई, और वो लोग जो उस वक्त मिल्टन स्नू का साथ देते थे, आज वो इलेक्शन लड़कर और बीजेपी की मदद से वो इक़्तिदार में आना चाहते हैं, और मरे हुए मिल्टन स्नू की कब्रों का वास्ता देकर लोगों से वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टियों ने अपने लीडरों को, अपने मिनिस्टरों को, अपने लेजिस्लेटरों को मरते हुए देखा है। उनकी शहादत हुई है इस मुल्क की अखंडता और एकता के लिए, और 47 से लेकर आज तक हिंदुस्तान के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हिंदुस्तान पर कोई एहसान नहीं किया है। वो हमारा फर्ज बनता था, हमारा देश है। और मैं डॉक्टर फारूक की भी बात करता हूँ। डॉक्टर फारूक लंदन रवान की बात भी कर लीजिएगा। अगर इतनी हमदर्दी एनसी के साथ आ रही है आपको, तो लंदन रवान की बात कर लीजिए। देखिए जी, मैं ये कहता हूँ आपको, देखिए अभी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पूछेंगे तो कश्मीरी विस्थापित पंडितों के बिना कश्मीर अधूरा, कश्मीरियत तो अधूरी है। ठीक है, जब वो संकट में थे, जब उनका पलायन हुआ, किन परिस्थितियों में पलायन हुआ, आज भी उस दंश की पीड़ा वो सहन कर रहे हैं। अगर वो हितैषी होते, हिमायती होते, लंदन नहीं जाते,
जब उनकी हुकूमत बरतरफ कर दी गई, गवर्नर राज वहां हुआ, तो फिर वो कहां जाए कहां रहे वो दूसरी बात है। जितनी देर वो हुकूमत में थे, डंके की चोट में उन्होंने हुकूमत की और मिलिटेंसी पे कंट्रोल करने की जदोजहद करते रहे। लेकिन जब सेंटर से उनकी हुकूमत को बरतरफ कर दिया गया, उस वक्त वहां गवर्नर राज हुआ और जो कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ वो गवर्नर राज में हुआ। आपके पास वापस लौटूंगा, लेकिन आप बड़ी अच्छे तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस की वकालत कर रहे हैं। नहीं, हुक्का परे की मैं किताब का जिक्र करूं, पन्ना नंबर 166 का, तो आपको पता चलेगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी आजादी चाहते थे। हुक्का परे की किताब 160 नंबर पन्ना, आपको पता चल जाएगा। नहीं सोहेल जी, आपको क्या लगता है कि सियासत किस तरीके, आप बताइए। आपकी महबूबा मुफ्ती वो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता फैला रही है, और फिर वो मंगलसूत्र का भी बात करती है। देखो विनोद जी, बात ऐसी है, सबसे पहले हम अपने देशभक्त जो शर्मा साहब है इनको प्रणाम करना चाहते हैं। ये ऐसे देशभक्त हैं, जब इनको जरूरत होती है तो एनसी के साथ भी हुकूमत बनाते हैं। ये ऐसे देशभक्त हैं, अगर इनको जरूरत होती है तो पीडीपी के साथ भी हुकूमत बनाते हैं। और आज यही लोग पीडीपी और एनसी को देशद्रोही कह रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं, इन लोगों को पहचान लो। सबसे पहले ये बात कहना चाहता हूँ, लोगों ने पहचान लिया है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, उनको पता चलेगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अरे मैं हैरान होता हूँ, ये कैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, ये कैसे प्रधानमंत्री हैं जो जनता के बीच में बेरोजगारी की बात को दूर दूर तक नहीं करते, भ्रष्टाचार की बात दूर दूर तक नहीं करते, तो बात क्या करते हैं, भाई और बहनों अपने मंगलसूत्र को बचा लो, भाई और बहनों अपने, देखो शर्म आती है हमें ऐसे प्रधानमंत्री की बातें सुनते हुए। आप अपना मैनिफेस्टो, आपने अपना मैनिफेस्टो देखा? विरोधी पहले बात सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए, मैनिफेस्टो वो होता है जो जनता के साथ चले, जो जनता को साथ लेकर चले, उनके रोजगार को दिलाए, उनकी प्रॉब्लम को दूर करे। मैनिफेस्टो ये नहीं होता कि मंगलसूत्र को बचाओ, हिंदू मुस्लिम करो, ये मैनिफेस्टो नहीं होता। अगर मंगलसूत्र को क्या बचाओगे, कोविड के दौरान कितनी औरतों ने अपने मंगलसूत्र बेचे, कितनी औरतों ने अपने मंगलसूत्र बेचे और अपने घर परिवार चलाए। आप तब कहां थे जब कोविड में कितनी औरतों ने मंगलसूत्र बेचे? आप बात करते हो ये हालात, आज भारतीय जनता पार्टी, आज आप कटाक्ष कर रहे हैं, भारत की बात नहीं करता, मैं अपने जम्मू कश्मीर की बात करता हूं। आज जम्मू कश्मीर में मेरी बात सुन लीजिए, 2019 के बाद से जो आप आज इनको कटाक्ष कर रहे हैं। इन लोगों ने स्मार्ट मीटर जम्मू को दिए, इन लोगों ने जो हालात प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू को दिए, इन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। बाहर निकले सोहित जी, आप जिस पार्टी से कटाक्ष कर रहे हैं उनसे हाथ मिलाया है आपने। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बैठ कर के सामने अपने युवाओं को कहा कि ये टॉफी लेने जाते हैं, दूध लेने जाते हैं। सत्ता के लोलुप आप हैं, लालची है सत्ता के, सत्ता में रहने के लिए। मुझे लगता है चंद्रमोहन शर्मा जी से जवाब देना चाहिए। कह रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का म्यार इतना गिर चुका कि इस तरह की बातें करते हैं, मंगलसूत्र की बात करते हैं, वो बात करते हैं हिंदू मुसलमान की, गीता कुरान की बात करते हैं, 80% की बात करते हैं, सियासत का म्यार इतना गिर चुका है। यह आरोप है सोहित जी का। मुझे बोला आपने? हाँ आपका। मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने कहा पीडीपी के प्रतिनिधि के नाते हमें शर्म आती है। ये बहुत बड़ी बात है, ये आपका बड़ा अच्छा क्लेम है। मैं सोचता शर्म नहीं आती। आप जब बीजेपी, आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री जो बात करते हैं वो बेशर्मी वाली करते हैं? आपको शर्म आती है? मैं ये प्रधानमंत्री जो बात करते हैं वो बेशर्मी वाली करते हैं। शर्म आती है, इस बात से खुशी हुई है मुझे। अब सुनिए, गरिमा होती है। आपने हमारी विचारधारा को माना, हमने आपको मौका दिया कि आप सरकार में आइए, सुधार करें इस प्रदेश का। फिर आप जनता में झूठ बोल रहे हैं, आपकी विचारधारा को माना। हाँ, क्या बात करते हो? उसमें साफ क्लियर क्या कहा गया था कि 370 को आप हाथ नहीं लगाओगे, और आप इस पे एग्री हुए थे कि हम 370 को हाथ नहीं लगाएंगे। के खिलाफ युद्ध आप सुनने को धोखा दिया है, फिर आप कहते हैं आपके विचार को माना, झूठ बोलते हैं आप जनता में। सोहित जी, पंचम में बोलने से झूठ नहीं हो जाता और सच झूठ नहीं हो जाता है। के खिलाफ जो उस वक्त संघर्ष हुआ, महबूबा मुफ्ती ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं की।
मैं मिलिटेंसी जब पकड़े जाते थे, जेल में डाले जाते थे, महबूबा मुफ्ती सरकार को सपोर्ट करती थी। इससे बड़ा JNK में और क्या चाहिए? JNK में से बात होने की बोली से आपने ये हमारा एजेंडा था, इस चीज को आपने स्वीकार किया, जब इस चीज को आपने स्वीकार किया, उसी दौरान आपने बहुत से नौजवानों को जेल से छुड़काया और आपने उस चीज को एग्री किया। बाकी से ही आपने करवाया साथ है, लेकिन आप जब सुधरोगे नहीं, आप लोगों ने अपना एजेंडा, मैंने जैसे कहा ना, पंचम में बोलने से जब सच झूठ नहीं हो जाता और झूठ सच हो जाता। जब महबूबा मुफ्ती आपके पास लौटता हूँ, आपके पास लौटता हूँ, आपके पास एक छोटे से ब्रेक है भाई, छोटे से ब्रेक, आप इसे शुरू करूंगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है और हम चंद्रमोहन शर्मा जी के ही पास जाना चाहेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि इतनी मजबूरी क्या है कि इतना बड़ा बयान और पहले चरण के मतदान के बाद दिया जाना कि मंगलसूत्र खतरे में है। आपने पिछले दिनों खबर पड़ी होगी, कर्नाटक में एक सज्जन ने अपने घर, अपने दुकान पे टीवी में हनुमान चालीसा लगाया था। कुछ वर्कर कांग्रेस के आए, उनको मारा पीटा, हनुमान चालीसा बंद करवाया और टीवी तोड़ दिया। और वो लोग रिपोर्ट FIR दर्ज करवाने गए, पुलिस ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया। ये स्थिति कहाँ इशारा कर रही है? क्या परिस्थिति बन रही है? इस देश में जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, उनका सनातन का, उनका दरा दरा विरोध किया जा रहा है। ऐसे में मंगलसूत्र को बचा के रखना, कहना बड़ा ज़रूरी था कि जिस प्रकार से हालात ये लोग बना रहे हैं। अब ये जो बात कह रहे थे कि महबूबा जी आई थी हमारे पार्टी के अंदर, तो उन दिनों जब उन्होंने डोगरों के खिलाफ और एक ऑर्डर और किया कि जिन्होंने अगर होगा तो मैं बीच में झूठ हुआ तो मैं ऑब्जेक्ट करूंगा। मैं पहले क्लियर कर दूं, मैं करता हूं, पहले बात सुन लो ना। जी चंद्रमोहन जी, इन्होंने डोगरों के खिलाफ साजिश की। इन्होंने कहा कि जिन लोगों ने नाजायज कब्जे किए हैं जंगलों के ऊपर, खास कम्युनिटी के लोगों, उनके खिलाफ पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करेगी, एडमिशन भी कोई कार्रवाई नहीं करेगी। फिर हमने समझा कि अभी महबूबा जी बदली नहीं है, अंदर से वही हैं, इसलिए हमने सरकार का समर्थन ले लिया और बात खत्म कर दी। अच्छा, ये इनकी बात यहाँ समाप्त हुई। अब जो देश के अंदर सनातन का विरोध किया जा रहा है, राम जन्मभूमि का विरोध किया जा रहा है, हर कदम पे जो देश की मूल विचारधारा है, मूल कल्चर है, उसका विरोध किया जा रहा है, तो मंगलसूत्र भी तो खतरे में है। कश्मीर में हमने देखा ना, कश्मीर के हिंदू औरतों के मंगलसूत्र तो छीने गए। अब पूरे देश में ये हालात बनेंगे, इसलिए लोगों को आगाह करना बहुत ज़रूरी था। अब ये कई बार, चलिए आप आगे चलाइए। चंद्रमोहन जी, आप इसे मैं पूछना चाहता हूँ, पर इतनी मजबूरी क्यों आ जाती है? बिल्किस बानो का केस भी आप डिस्कस कर लिया करो, देखिए ना, कभी उसको भी डिस्कस कर जब शरेआम हनुमान ये वातावरण किया जा रहा है कि सनातन पर अटैक, जी हिंदू धर्म पर अटैक, तो उसमें क्यों नहीं लोगों को जगाया जाए, बताया जाए? अगर मुसलमानों पर अटैक किया होता तो हम ये भी कहते कि मुसलमानों की अधिकारों का रक्षा करो। इसमें कहने में क्या प्रॉब्लम? चलिए सोच जी, आपको मौका दे रहा हूं। जो चंद्रमोहन जी ने कहा है कि महबूबा मुफ्ती ने यह कहा था कि जहां पर जो लोग हैं उनको वहां से नहीं निकाला जाएगा, मुस्लिम नाजायज कब्जे वाले। देखो, मैं आपको एक बात क्लियर कहूँ, जिस तरह से चंद्रमोहन जी फिर से यही सनातन, हम भी सनातन पक्के सनातनी हैं, हम भी ब्राह्मण हैं और हम भी हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन इस कदर, जिस कदर से ये कार्ड खेलते हैं, जिस कदर से ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, हमें दुख इस बात का है, हमें दुख इस बात है कि ये गांधी के सिद्धांत को मानते हैं, लेकिन गांधी के सिद्धांत पर ये लोग चलते नहीं है। मोदी जी गांधी के आगे नतमस्तक होते हैं, लेकिन ये उस पर चलते नहीं। हमें दुख इस बात का है। यहां तक बात करते हैं ये गुज्जर बकरवाल, अरे गुज्जर बकरवाल पे आप क्यों उंगली उठाते हो? हमने नाम लिया, वो आप लोग लेते हैं, आप लोग लेते हैं, हमने गुज्जर बकरवाल का नाम नहीं लिया। वो बेचारे कभी पहाड़ों पे रहते हैं, कभी नीचे मैदानों में आ जाते हैं, उनका एक जगह ठिकाना नहीं होता है, फिर बार बार आप उन्हीं जो लोगों पे उंगली उठाते हो। आप लोग चाहते क्या हो? आप मुझे ये बताओ, 10 साल आपको हो गया, 10 साल में आपका सनातन इतना मजबूत नहीं है, आप अपने आप को कमजोर समझते हो। 10 साल से आपने पूरे भारत में क्या बनाया? 10 साल से अपने नौजवानों को क्या रोजगार दिया? 10 साल से अपने किसानों को क्या रोजगार दिया? 10 साल से अपने जो महिलाएं जो सुरक्षित नहीं है, जो पार्लियामेंट के बाहर हमारी पहलवान महिलाओं के साथ वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे, तो आप लोग चुप करके बैठे, तो शर्म नहीं आती है? लाठीचार्ज हुआ, शर्म नहीं आती है ऐसी सरकार को? फिर आप धर्मों के नाम पर आने लगे। हमने बात करते हैं विनोद जी, मैंने गुज्जर बकरवाल नाम नहीं लिया था, आपने एक समुदाय की बात की ना, समुदाय कहा ना, आपने कब्जे कराए जंगलों के ऊपर। आज जम्मू डिस्ट्रिक्ट
गलत बात कर रहे हो, गलत बात कर रहे हो। आपने जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हमारे 2 शमशान कब्जा कराए हुए हैं कुछ लोगों से। आज जम्मू डिस्ट्रिक्ट में बाकी जगह की बात छोड़ो, वो नाजायज कब्जे जितने कराए वो इन्होंने कराए टीडीपी वालों ने, और हमारी जगह में सब जगह कब्जा कराए। चलिए उनको मिल गया है राइट, फॉरेस्ट राइट्स तो दिए, देखो फॉरेस्ट एक्ट लागू है, काहे को मिसयूज करते हैं। गुज्जर बकरवाल को 25-25 कनाल जगह दी जाती है, फॉरेस्ट राइट दिए, फॉरेस्ट लैंड दी जाती है, फॉरेस्ट राइट हो, लेकिन आप पेड़ पौधे नहीं काट सकते। लेकिन विनोद जी, फॉरेस्ट क्या इन्होंने अपने हुकूमत में कभी फॉरेस्ट राइट नहीं दिए, हमने फॉरेस्ट राइट दिए, हमने फॉरेस्ट राइट दिए। चलिए, क्या मना साहब वाकई में सांप्रदायिक का जहर ज्यादा घोल दिया गया है इस लोकसभा चुनावों में 2024 के? विनोद जी, मैं उनसे मना साहब से उसके बाद आपके पास आऊंगा, आपसे तो बड़े सवाल करने हैं। विनोद जी बिल्कुल ठीक बात है, बहुत बुरी तरह ये धर्म की राजनीति हमारे देश में शुरू होगी जी। बहुत वरिष्ठ नेता हैं हमारे शर्मा साहब, ये हमें सिखाएंगे सनातन क्या है। मेरे देश का सनातन इतना मजबूत है जनाब, जब से ये सृष्टि बनी थी, अब सुनने का मादा रखिए, जब से ये सृष्टि बनी थी 1000 साल यहां पे मुगलों का राज रहा, हमारे सनातन को कोई खतरा नहीं रहा। 200 साल अंग्रेजों का राज रहा, हमारे सनातन को कोई खतरा नहीं रहा। विनोद जी, मेरा सनातन इतना मजबूत है, वो किसी के कहने से टल नहीं सकता, किसी के कहने से दब नहीं सकता। ये ज्यादा मत दिखाएं, ये ज्यादा हिंदू हैं, मेरे से ज्यादा सनातनी यहां पे कोई नहीं हो सकता। आप क्या बात करते हैं? आपकी टांगे डगमगा गई हैं। 102 जो सीटों पे इलेक्शन हुआ है ना जनाब, यहां पे हमारे 3 कैंडिडेट, ये इतने वरिष्ठ हमारे स्टेट के लीडर हैं, 3 कैंडिडेट दे देना वहां कश्मीर से। कश्मीरी पंडितों का इतना कुछ किया है तो 3 कैंडिडेट वहां पे दें। इतना विकास आपने कर दिया है इस जम्मू स्टेट पे, आप अपनी राजनीति पूरे हिंदुस्तान में चलाते हैं। आपने 370 तोड़ के हमारी स्टेट का बेड़ा गर्क कर दीजिए। तो जनाब आपके साथ वहां पे अगर लोग हैं तो कैंडिडेट तो खड़े करिए। आप धर्म की राजनीति पे आ गए हैं, आप औरतों के मंगलसूत्रों पे देखते हैं। आपको मैं एक स्टेटमेंट दिखाता हूं इन्हीं महापुरुष का। याद करिए कुछ साल पहले इन महापुरुषों ने, एक जो इस महापुरुष साहब ने ये बात कही ना, उन्होंने लोगों की कानों की बाली भी गिनी थी कि हमारे पास इतना सोना है कि औरतों के पास कानों की बाली होती है। और जब अगली दफा औरत इनकी वहां पे रैली में जाने लगी, वो बाली घर पे खोल के जाने शुरू होगी कि कहीं ये सोने की बाली ना उतार रहे जी। डरा देते हैं, ये खुद डरे हुए हैं। थोड़ा बहुत जो इन्होंने डराया, बाकी देश है विनोद जी, बाकी आप डरा रहे हैं ना जी। थोड़ा बहुत इन्होंने डराया, बाकी आप डरा रहे हैं उनको। एक बात विनोद जी देखिए, सुनिए, हालात क्या थे उन पे, उस पे बात की जानी चाहिए। ये कहते हैं डॉक्टर साहब ने किया 96 में, जब कोई उस मिलिटेंसी में यहां पे इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं था। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर था, ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला था जिसे कहते हैं कि लंदन भाग गए, वो आए थे यहां पे इलेक्शन में खड़े हुए थे। कितने नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर हमारे शहीद हो गए, कितने मिनिस्टर शहीद हो गए। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन गलती हुई है, आप मान लेते हैं। हमारी गलती नहीं है, गलती इनकी बात, इनकी गलती की बात कर रहा हूं। ये गलती अपनी माने कि गलती हुई है। ये लोगों के मंगलसूत्र देखना शुरू हो गए हैं, इनको वोटों की राजनीति सिर्फ चाहिए। ये हिंदू तेजा सिंह जी, आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस ये माने कि हमारे से गलती हुई है और हम आगे से ऐसी स्टेटमेंट नहीं देंगे। तेजा सिंह जी, आपका नेका यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस से इतना प्रेम वजह है कोई? देखें जनाब, आप शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को 14 सालों तक जेल में रखते हैं। कांग्रेस का जो सिद्धांत है वो है नाइदर ए हिंदू नॉर ए मुस्लिम बट ओनली ए मैन रिकॉग्नाइज ऑल मैनकाइंड एज वन। हमारे लिए देश सूट पर आप जनेऊ भी पहन लेते हैं, हमारे लिए मस्जिद में भी चले जाते हैं आपके राहुल। मैं आपको कहता हूं, हमारे लिए देश के हर व्यक्ति जो है, वो चाहे किसी धर्म से है, किसी फिरके से है, किसी मजहब से है, वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो हिंदुस्तानी है और हम उसके लिए, उसकी सेवा के लिए यहाँ तत्पर हैं। लेकिन अब हालत जो आपने कही, जो आपके इस डिबेट का मुद्दा वो मकसद है कि जो मियार है इलेक्शन का, जो मियार है प्रचार का, जो मियार है वो इतना गिर चुका है। उसके गिरने की एक वजह है, उस गिरावट में आप भी बराबर के हिस्सेदार हैं। भाई साहब, आप भी बराबर के हिस्सेदार हैं इस गिरावट में। आप मल्लिकार्जुन खड़गे के सुपुत्र का स्टेटमेंट देखेंगे। हमारे जो इस वक्त तख्त नशीन पार्टी है, उनको ये महसूस हो रहा है कि हमारे
10 साल में हमसे कोई अच्छा काम नहीं हुआ, हमने कोई रोजगार नहीं दिया, हमने किसानों को नहीं दिया। 2019 की कोर्ट में लोगों को जलाने के लिए जगह नहीं मिली, हिंदुओं को जलाने के लिए जगह नहीं मिली, सिखों को, और लोगों की लाशें तैरती रही, दरिया में तैरती रही, और लोग चिल्लाते रहे, उनके पास लकड़ी नहीं थी कि वो उनको जलाएं। उस वक्त भी ये हुकूमत में थे। अब वजह यह है कि इनको बौखलाहट ये है कि इनके पास कुछ नहीं है। अब ये हिंदू का मंगलसूत्र दिखाते हैं। ये मंदिर हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है, हर जो मंदिर है वो हर एक के उसकी इज्जत करता है। और जैसा कि मेरे भाई ने कहा, सनातन बड़ा मजबूत है, सनातन धर्म को कोई खतरा नहीं है। अगर खतरा है तो वो बीजेपी को है। बीजेपी अब सनातन का वास्ता देकर, मंदिर का वास्ता देकर, मंगलसूत्र का वास्ता देकर कोशिश करती है कि किसी तरह से लोग मुझे वोट दें और मैं एक बार फिर गदी नशीन हो जाऊं। मगर हालात कुछ बदल चुके हैं। तो जिस तरह इन्होंने कहा जम्मू कश्मीर, तेजा सिंह जी, मुझे लगता है कि आपको ना ए.के. एंटनी की रिपोर्ट से गुजरना चाहिए, हल्की हल्की नजर मारनी चाहिए। उन्होंने पहले ही कहा था कि मिनॉरिटी को अपीज करके आप सत्ता में नहीं आ सकते हैं। आपको सेकुलर, स्यूडो सेकुलर नहीं, सेकुलर बन के रोना है। मगर हम माइनॉरिटीज की मुखालफत करके उनको कंधे पे एक साइड धकेल कर भी हुकूमत नहीं करना चाहते। मैंने आपको आगाज में कहा कि हम हर फिरके के लोगों को अपने साथ चलाना चाहते हैं और हर के लिए काम करना ये कांग्रेस का फर्ज है। जी चंद्रमोहन जी, 10 सालों में आपने कुछ नहीं किया, अब बौखलाहट में आप 80-20 की राजनीति कर रहे हैं, आरोप है कांग्रेस का। आप बताइए ना, कुछ बड़े बड़े मुद्दे बताइए। आपने 10 साल की उपलब्धियां गिनने लगूं, आपका सारा समय निकल जाएगा। अभी 4 जून के बाद सब चीजें सामने आ जाएगी। बिल्कुल, आप बड़ा कह रहे हैं कि 102 सीटों में क्या हो गया, सब सामने आ जाएगा। आपने, हमारे मित्र ने, एनसी वालों ने कहा कि मुगलों ने और अंग्रेजों ने सनातन का कोई नुकसान नहीं किया, सबसे ज्यादा नुकसान उन्होंने किया, रहती कसर आप लोगों ने पूरी की। इस देश के अंदर शरेआम कॉन्फ्रेंस हुई तमिलनाडु के अंदर, इंडियन अलायंस के हिस्से के अंदर, कि हमने सनातन को नष्ट करना है। और राहुल गांधी कहते हैं कि मेरी आपकी बारी आएगी, आपकी बारी आएगी, आपको मुझे बताइए, मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र ने कहा था कि नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी इंडिया अलायंस है, आपने कंडेम नहीं किया, और अलायंस ने उसने क्या कहा, राहुल गांधी ने कहा कि मेरी लड़ाई जो है वो शक्ति के खिलाफ। राहुल गांधी ने कहा, जनता को डराने की बात कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि शक्ति का मैं नष्ट करूंगा, शक्ति को समाप्त करूंगा, बार बार छूट के बोलते। असुर शक्ति नहीं कहा उसने कहा ये शक्ति का नाम लेते हैं, मैं शक्ति को नष्ट करूंगा। सबने अखबारें पढ़ी हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं आप, सबने अखबारें पढ़ी है, सबने स्टेटमेंट देखा हुआ है। आपने कहा ये असुर शक्ति को नष्ट करने की कोशिश, असुरों तो वो नष्ट करना, असुरों का नहीं कहा उसने, असुरों का नहीं कहा उसने, कहा शक्ति को नष्ट करो। ये असुर का आपने कहा कि असुर शक्ति को ये नष्ट करना चाहते हैं। कौन? बीजेपी। मैं इनके नहीं कह रहा, मैं उनकी बात, शक्ति उनकी बात कर रहे थे ना, उसमें जो राहुल गांधी जी की बात चल रही थी, मैं उसके साथ, इन्होंने अलग से सुनी, बाकी देश ने अलग से सुनी, बाकी देश ने सुना, उन्होंने कहा मैं शक्ति को नष्ट कर दूंगा, ये शक्ति के पुजारी है, शक्ति को नष्ट, ये आप जोड़ रहे हैं असुरों की शक्ति, आप जोड़ लीजिए, लेकिन लोगों ने सुन लिया जो सुन लिया। आपके कहने कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा। मेरा ये कहना है ये जो राम मंदिर तोड़ा गया, ये काशी तोड़ा गया, ये आप कहते हैं अंग्रेजों के टाइम कुछ नहीं हुआ, मुगलों के टाइम कुछ नहीं हुआ। मुझे पता नहीं कौन, आप पाकिस्तान का छापा इतिहास पढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर का या इंडिया का छापा इतिहास नहीं पढ़ते, आप कौन सा इतिहास पढ़ते हैं, मुझे समझ नहीं आई। और उस इतिहास पर चलिए, आप कहते हैं कि हिंदू खतरे में, कोई खतरे में नहीं, आप चिंता नहीं करें, आप अपनी सियासत की दुकान चलाएं, हिंदू कोई खतरे में नहीं है, सनातन कोई खतरे में नहीं है। जिस फारूक अब्दुल्ला की आप बात करते हैं ना, वो फारूक अब्दुल्ला राम के भजन गाता है, आप किसकी बात करते हैं? और मंदिर में जाके गाता है। एक मिनट विनोद जी, मैं आप अपने मुद्दों पे आइए, आप अपने मुद्दों पे इलेक्शन लड़िए, हिंदू मुस्लिम पे इलेक्शन मत लड़िए। आप सबके पास वापस लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। दलित, पिछड़ा और आदिवासी, ये समाज को खतरा है भारतीय जनता पार्टी से। ये खतरे का डराव कब तक? लोकतंत्र को खतरा है भारतीय जनता पार्टी।
आरक्षण को खतरा है भारतीय जनता पार्टी से, संविधान को खतरा है भारतीय जनता पार्टी से। इतना खतरा पब्लिक के बीच में परोसेंगे तो पब्लिक डर जाएगी, जो आपका असल मकसद है। विनोद जी सुने आप, वजह यह है कि हमें फक्र है कि हिंदुस्तान की जनता बड़ी बाशूर जनता है, पढ़े लिखे लोग हैं। जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको जो लीड करने वाले हैं वो पढ़े लिखे हैं, लिहाजा लोगों को पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 2014 का फैसला, एक दलित के मुंह में यूरिन करना जो टेलीकास्ट हुआ टीवी पे यूट्यूब पे, क्या आप इसको क्या कहें? ये इससे बड़ी शर्मनाक बात सारे हिंदुस्तान के लिए क्या हो सकती है ये? और एक लफ्ज उसके लिए जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं उन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा। क्या ऐसे बंदे को सजा नहीं मिलनी चाहिए थी? क्या ये चीज देखने के लिए टेलीकास्ट हुई और उसके बाद लोग डरेंगे नहीं? हम चाहते हैं कि जितने भी समुदाय के लोग हैं उनके बारे में एग्जैक्ट सर्वे के बाद पता होना चाहिए कि उनकी कितनी तादाद है और उनकी तादाद के मुताबिक उनको वो क्या ये विभाजन की राजनीति नहीं है? नहीं, बांटने की राजनीति क्या है? या तो हमको इस पर रिजर्वेशन नहीं करनी चाहिए। अगर रिजर्वेशन पर चलता है, रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, तो फिर जब तक हम उनकी क्लियर ये नहीं करेंगे, सेंसस नहीं करेंगे ये कितने हैं क्या हैं, तो उनको रिजर्वेशन कैसे मिलेगा, उसका लाभ कैसे उनको मिल सकता है? चंद्रमोहन जी, आप पर आरोप है कि आपके कार्यकाल में जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित समाज है, वो डरा हुआ है, सकते में है। कांग्रेस का कहना जितना आज के समय दलित समाज पिछड़ा वर्ग बीजेपी के साथ जुड़ा है, वो इनसे टूट के हमारे साथ जुड़ा है। आप जो जबरदस्ती को डराने की कोशिश करते हैं, बरगलाने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि वो इनके साथ नहीं है, वो हमारे साथ है। अब ये कह रहे हैं कि जो सेंसिस की ये बात कर रहे हैं, कम्युनिटी वाइज सेंसिस, उसका नेहरू जी ने विरोध किया था, उसका श्रीमती इंदिरा गांधी ने विरोध किया था, राजीव गांधी ने कभी नहीं इम्प्लीमेंट किया। अब आपको उनसे ज़्यादा विजडम आ गई है आपकी लीडरशिप को कि आप करेंगे ये, और फिर क्या करेंगे? अब बैकवर्ड कम्युनिटी के 25 आगे हिस्से हैं, तो एक एक पोस्ट आपको देंगे। वो मेरिट कहाँ गया? बैकवर्ड की रिजर्वेशन बीजेपी सरकार ने दी है और इसलिए बैकवर्ड हमारा साथ देना है। आप उसको बांटना चाहते हैं, निकलना कुछ नहीं, कन्फ्यूजन क्रिएट करना है, उसका ना आपको लाभ होना है ना देश को लाभ होना है। बीजेपी का जो आइडिया है सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, सबको साथ लेके चल रहे हैं। जो भी सुविधाएं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी हैं वो सबको दी हैं, कम्युनिटी वाइज नहीं दी हैं, और रिजर्वेशन जिनको चाहिए थी उनको रिजर्वेशन भी दी है। इसलिए ये जो आप डराने की बात करते हैं, बैकवर्ड्स और आदिवासी, ये सब झूठ है, ये आपका फैलाया झूठ है। इस पर ना कोई असर कर रहा है ना इसका कोई असर हो रहा है। लेकिन आप बताइए, ये कुछ तथ्य जब बताते हैं कि लोकसभा भवन का जब उद्घाटन हुआ तो रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया। प्राण प्रतिष्ठा के मंदिर में आदिवासी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हाँ, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, नहीं बुलाया गया। हाँ, नहीं बुलाया गया। लोकसभा प्रतिनिधि है जम्मू भारत की लोगों की, उसमें पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव ही जाए और उसके हाथों से उद्घाटन हो, वही सही न्याय है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अपना सम्मान है, हर छोटी छोटी जगह उनको नहीं बुलाया जा सकता। प्राइम मिनिस्टर लोकसभा उद्घाटन होना, ये छोटी जगह है। अयोध्या मंदिर की बात कर रहे हैं, अयोध्या मंदिर की नहीं, ये आप लोकसभा की बात कर रहे हैं। लोकसभा और राम मंदिर, मैंने बोला राम मंदिर नहीं सुना। अयोध्या में नहीं बुलाया गया, वो निर्णय था वहाँ के ट्रस्ट का, जो तीर्थ क्षेत्र है उनका निर्णय था, उनका निर्णय था। और हमारे जो शंकराचार्य होते हैं उनका स्टेटस बहुत ऊंचा होता है ना, हम उनको अंदर से ये भी समझते हैं कि क्या हुआ है। हो गया कि दलितों के लिए मंदिरों में कोई योगा नहीं। आप देश के गृह मंत्री को भी बुला लेते हैं। उसमें जो ट्रस्ट ने फैसला किया उसके मुताबिक इन्विटेशन गए सबको, कांग्रेस को इन्विटेशन गए, इन्होंने जाना पसंद नहीं किया वहाँ। और ये भगवान कराम का तो अस्तित्व भी नहीं मानते ना, इन्होंने एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और जो वहाँ पे बुलाया गया ट्रस्ट का फैसला था, और राष्ट्रपति और जो हमारे शंकराचार्य, इनका स्टेटस बहुत ऊंचा होता है। ये जो राम मंदिर बना ये संघर्ष की परिणति थी, इतना लंबा संघर्ष था। संघर्ष में हम जो इतने लेवल के लोग हैं उनको रिवाल्व नहीं करते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात मुझे पता आपने जो कहनी है कि आपने
आधा मंदिर बना है, पूरा मंदिर नहीं बना। और प्राण प्रतिष्ठा की नहीं, मैं मैंने पहले से कह दूं आपको, प्राण प्रतिष्ठा केवल मूर्ति की होती है, मंदिर की नहीं होती। मंदिर बनने में समय लगेगा, बड़ा सुंदर बनेगा, मंदिर बन रहा है। प्राण प्रतिष्ठा केवल मूर्ति की होती है। जवाब दीजिए, जो बेचारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर किया था, अब उनको कहिए। उसके बाद जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी, उसके बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया था। उसके बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आशीर्वाद दिया था। शंकराचार्य को भी बाईपास कर दिया। हाँ, उन्होंने शंकराचार्य ने आशीर्वाद दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। वो नहीं आप बोलेंगे। सोहेल जी, आप पाकिस्तान से कब अपील करेंगे जी? पाकिस्तान से कब अपील करेंगे कि हमारी मदद कीजिए भाई साहब, मोदी को हराना? भाई साहब, हिंदुस्तान पे रूल करने वाली 70 साल की कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान से कभी मदद नहीं मांगी है, बल्कि हमने पाकिस्तान को, आपने पाकिस्तान से मांगी है, उन्होंने चीन से मांगी है। वक्तन सबक सिखाया है। और सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी पाकिस्तान को उठाना पड़ा है, मणिशंकर अय्यर को फोन करके देख लीजिए। आज इंदिरा गांधी का वक्त हुआ है। अय्यर को फोन करके देख लीजिए, वो बता देंगे कि झोली फैलाई थी कि नहीं। आप हमारी मदद कीजिए। फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब अपने लोगों को बोलने के बगैर बाय द वे खुद ही बयानी खाने के लिए नवाज शरीफ के पास चले गए, जबकि एक प्राइम मिनिस्टर को जाने के लिए कोई पॉलिसीज होती है। तो आप मुझे बताएं, भीख मांगने के लिए हम गए, बिरयानी खाने के लिए सिटिंग प्राइम मिनिस्टर गया। और हमने पाकिस्तान वेजिटेरियन है, बिरयानी आप ही खाते हैं। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हिस्ट्री है, दुनिया में ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिल सकती है। ऐसी मिसाल कांग्रेस में मिल सकती है कि कैबिनेट का फैसला प्रधानमंत्री विदेश में होते हैं तो राहुल गांधी उसको फाड़ देते हैं। नियम कायदों की आप बात करते हैं। नहीं मानता हूं, अगर किसी स्टेज पे पार्टी के अंदर कोई जब बात हुई है तो उसको हमने पार्टी के अपने लेवल पे सुलझा लिया है। इसके लिए हमें बाहर से किसी की मदद की जरूरत नहीं है। हमें कैबिनेट का फैसला देश का फैसला होता है। विनोद जी, हमें हुकूमत करना आता है, हम जानते हैं। हम किसी से कमीशन लेकर हुकूमत नहीं करते हैं, क्योंकि हमने बहुत बड़े बड़े राजनेता पैदा किए हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत और सियासत का सिक्का मनवाया है। जी, मुझे लगता है मना साहब आपको भी इस पर रिएक्शन देना होगा कि कांग्रेस ये क्लेम करती है कि सबसे बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, मानते हैं मेजॉरिटी के लिए 272 चाहिए और इन्होंने 200 कुछ कैंडिडेट खड़े किए हैं। ये कैसे क्लेम करते हैं? देखिए, आपकी बार बीजेपी दिल्ली से बाहर। देखिए विनोद जी, बीजेपी भी जो है ना, उसमें भी 28 पार्टियां हैं। इसी तरह कांग्रेस ने एक ब्लॉक बनाया है, इंडिया ब्लॉक, जिसमें कि 35 लगभग 35, आप मुझे दुरुस्त करेंगे, पार्टियां हैं। तो इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। हम जो हमारे विचार जिसके साथ मिलते हैं हम उसके साथ अपनी साठगांठ करेंगे। सियासत है, डेमोक्रेसी है, लड़ना है, क्यों नहीं करेंगे? ये कर सकते हैं, इनको हक है। जब इनको अच्छा लगा ये इलेक्शन लड़े ना जनाब, जब यहाँ पे 1 मिनट सुनिए, 2014 में तो पीडीपी को गालियां निकालते रहे, और जब इलेक्शन जीत गया ना तो उन्हीं के साथ सुल्लू गुल्लू किया और बना लिया। ठीक है ना, ये करते हैं। हमने तो पहले क्लियर कर दिया ना कि ये हमारा ग्रुप होगा इंडिया ब्लॉक, और ये इनके खिलाफ लड़ेगा। यहाँ पे मजहब की राजनीति नहीं होगी, यहाँ पे मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं होगी। 140 करोड़ के क्लेम करते हैं और उसमें से 28 करोड़ आप निकाल देते हैं सीधा। और आप बताइए उस 28 करोड़ ने एक शायद उसमें से है 28 करोड़ जिनको ये छोड़ते हैं बाहर, कितने आपने एमपी खड़े किए हैं? क्या बात करते हैं ये विनोद जी, कहां पे लेके जा रहे हैं इस देश को? इतना मान प्रतिष्ठा वाला आदमी जब ऐसी बात करता है तो देश का बच्चा पढ़े लिखे लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि देश की सियासत को हम किस तरफ लेके जा रहे हैं। जी, देश को खतरा है, किस तरफ हम लेके जा रहे हैं? इतना नीच लेवल पे सियासत पहले कभी नहीं हुई जो इस बार होगी है विनोद जी। इससे हमें देश को बचाना है। हम आने वाली अपने जनरेशन को क्या दे रहे हैं? अपने बच्चों को हम आगे क्या सिखा रहे हैं? हम मंगलसूत्र गिनने पे शुरू हो गए हैं, हम हिंदू मुस्लिम पे आ गए हैं। ये कहां पे देश? आज मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि इंडिया ब्लॉक इतना इंटैक्ट है। सवाल किसी पार्टी से पूछो, ब्लॉक का कोई भी व्यक्ति, इसीलिए तो ये 102 का जब मतदान हो गया ना तो ये मंगलसूत्र पे आ गया विनोद जी। ये इंडिया ब्लॉक इंटैक्ट है, आपको 102 की बड़ी गलतफहमी हो गई, उसी डर से ये आगे है। इसीलिए वहां पे
अपने शर्मा साहब आए कश्मीर में, हमें देना जनाब कैंडिडेट, क्यों इधर उधर देख रहे हैं? सबने डिक्लेयर कर दिया, आप भी डिक्लेयर करिए ना। आइए, विकास कर लिया, प्रधानमंत्री ने वहां पे मीटिंग की, आपने इतना विकास वहां पे कर दिया कश्मीर में, टूरिस्ट भी आ रहे हैं, मिलिटेंसी भी आपने खत्म कर दिया, अभी परसों भी रजौरी में हुआ, मीटिंग को मदद कर रहे हैं वहां। अगर आप वाकई में कहते हैं कश्मीर में हालात बदले हैं, आप कहते हैं G20 का सफल आयोजन हुआ है, 2 करोड़ 11 लाख पर्यटक आए हैं, उसके अलावा आप लाल चौक का बार बार जिक्र करते हैं, आप डाउनटाउन का जिक्र करते हैं, पहले को जा नहीं पाता वहाँ पे आयोजन हो रहे हैं, मंदिर बने हैं, रेनोवेट हुए हैं, लेकिन आपने कम से कम किसी एक सीट पर ही उतार देते और आपका भी अपना आंकलन हो जाता कि हमने 5 अगस्त 2019 के बाद क्या पाया क्या खोया कश्मीर में। कश्मीर में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ रही है लोगों की सोच में। लोग NC, PDP और कांग्रेस जो डायनेस्टिक पार्टियां हैं उनसे लोग तंग आ गए हैं। हमने उनको खुला छोड़ा है, जो मोदी जी को सपोर्ट करेगा हम उसको वोट दिलाएंगे। विनोद जी, आप कश्मीर में क्यों जाते हैं? आप जम्मू में पूछ लीजिए। कश्मीर में जो मोदी जी को सपोर्ट करेगा, जो हालात बीजेपी के बनेंगे ना, वो आने वाला समय आपको वो गलतफहमी आपकी। जो हालात दोनों सीटें जम्मू के दोनों सीटें हम जीत रहे हैं और कश्मीर में भी प्रो मोदी लोग जीत रहे हैं। इतने फक्र है इनको कि हमने जम्मू में बहुत काम किए हैं, तो भाई आपने असेंबली की इलेक्शन क्यों नहीं करवाई? कराएंगे ना, आपने कॉर्पोरेशन की अभी इलेक्शन 4 वो भी आपने पंचायत की इलेक्शन। आपको डर है, आपको खौफ है, आपको डर ये है कि अगर हमने असेंबली की इलेक्शंस करवाई तो पूरे भारत में आप क्या जवाब दोगे कि 370 जहां पे हटाई थी, लेकिन जम्मू की जनता 370 के साथ थी, और उसका जवाब आपको आने वाले समय में मिल जाएगा। क्या वाकई यही डर है आपको कि 5 अगस्त 2019 के बाद एक बड़ा जो फैसला लिया था, उस फैसले को किस तरीके से कश्मीरी अवाम ने लिया है ये आपको पता चल जाता अगर आप पार्लियामेंट इलेक्शन में कोई कैंडिडेट खड़ा कर देते। कश्मीर से एक मिनट कश्मीर से जो मोदी के हक में बोलेगा वो कैंडिडेट हमारा होगा, और जम्मू में चलिए यही बता दीजिए और असेंबली और सुनिए आप बताइए ना, ए के साथ है, बी के साथ है, सी के साथ। असेंबली का चुनाव 4 महीने के अंदर होने वाला है और पंचायतों का चुनाव पहले हमने जिंदगी भर आपने कभी नहीं कराया, तो हो तो रहा ना। आपने अपने टाइम में ना पंचायत का इलेक्शन कराया, आपने पंचायत इलेक्शन कराया, आपने अपने टाइम म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन नहीं कराया, इतना ऊंचा बोलने लेता होगा। स्मार्ट मीटर जम्मू में आप लोगों ने लगाया है, राशन आप लोगों ने बंद किया है, हर एक चीज किया है। ये क्या होता है, बड़ा ऊंचा बोलते हैं, शोर करते हैं। मैं कहता हूँ चोर मचाए शोर, ये पुरानी कहावत है। बड़ा ऊंचा बोलने क्या होता है, ये माइक का सिस्टम है, माइक के हिसाब से बोलिए ना, आप बात सुनते नहीं है। अपने माइक के हिसाब से बोलिए, लोगों को बात समझ आए। शोर मचाने से क्या होगा? चलिए चंद्र, मैं ये कह रहा था असेंबली चुनाव भी होने वाला है, और उसके अलावा पंचायत का और म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हमने करवाया, आपने तो अपने टाइम में कभी नहीं करवाया। पंचायत का चुनाव कभी कराते नहीं थे, म्युनिसिपैलिटी का चुनाव कराते नहीं थे कभी। बीडीसी आप क्या बात है, 2002, 3, 4 में बीडीसी कब कराया आपने? बीडीसी कब कराया आपने? डीडीसी कब कराया? ना इन्होंने बीडीसी का चुनाव कराया, ना डीडीसी कराया, ना बीडीसी कराया, ना डीडीसी कराया। क्यों नहीं कराया आपने? ना बीडीसी कराया, ऊपर से मिनिस्टरों को डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज बना के भेज देते थे डीडीसी के, और तमाशा ये था कि एनसी के वही मिनिस्टर बन के आते थे। तो ये गलत बात है। अब पहली बार लोगों के प्रतिनिधि आए, अब भी आएंगे आने वाले वक्त में, वो मौका आएगा, आप देख लीजिए मैदान में। लेकिन जो राजनीति, तेजस्वी सिंह जी, जो राजनीति इस वक्त चल रही है वो वाकई में फिरका प्रस्ती की राजनीति चल रही है, उसमें आप भी अछूते नहीं हैं। आपने भी जमकर फिरका प्रस्ती को हवा दी है। आपके जो मैनिफेस्टो है उसको 1936 के मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो से कंपेयर किया जा रहा है, उसमें कुछ है जो माइनॉरिटी पर। देखें जी, मैंने आपको पहले कहा कि हमारी जो सेक्युलर बुनियाद है हमारी पार्टी की, हमारा फर्ज बनता है जो फिरका, चाहे वो किसी भी धर्म से है, जो पावर्टी बिलो द पावर्टी लाइन है, अगर उनको किसी किस्म की कोई मदद की जरूरत है, हम उसकी मदद करना चाहते हैं। अगर यही बात अगर हमने मैनिफेस्टो में लिखी है, इनकी तरह बगल में छुरी मुंह में राम राम नहीं किया है। हमारी जो पॉलिसी है वो हमने अपने उसमें मैनिफेस्टो में लिखा है, और अगर लोग हमें मैंडेट देंगे,
लोग हमको मौका देंगे। इनके बगल में छुरी कौन सी है? मुंह में राम ठीक है, छुरी कौन सी है बगल? छुरी ये जो एक दूसरे के लिए नफरत पैदा करनी, एक दूसरे के बच्चे गिनने, एक दूसरे के प्रति कहना कि वो 28 करोड़ हमको जरूरत ही नहीं है उनकी वोटों की, हमारी इतनी तादाद है, हम ये छुरी वाली बात है ना। हम लोगों को लड़ा रहे हैं अपनी जाती अगराज और मकासद के लिए, हम पावर में रहने के लिए जहर बना रहे हैं जी। ना सारी उम्र के लिए माननीय प्रधानमंत्री साहब रहेंगे ना हम रहेंगे, लेकिन जो जहर हम फैला रहे हैं ये हिंदुस्तान की जड़ों को खराब करेगी और हमें ऊपर वाला भी इसका हिसाब लेगा कि हम इतनी नफरत फैला रहे हैं। लोग हिसाब दे देंगे, पॉलिटिक्स करके लोग हिसाब दे देंगे। सियासत में बने रहने चाहते हैं, मुल्क की गदी निशीनी हासिल करना चाहते हैं, ये सरासर गलत है। ये चाहे कोई पार्टी करे, कोई लीडर करे, उसकी हम मुखालफत करते हैं, उसको हम बुरा करते हैं। आखिर में आपसे जानना चाहूंगा मना साहब, सियासत का म्यार इतना गिर जाएगा कभी हमने कल्पना नहीं की थी। हमें भी उम्मीद नहीं थी और बहुत टाइम सियासत का म्यार इतना गिर जाएगा हमने कल्पना नहीं की थी, लेकिन ये चिंता का विषय है कि सियासत को इतना नीचे नहीं गिराना चाहिए। बिल्कुल विनोद जी, हम कंडेम करते हैं, सियासत इतनी नीची नहीं गिर जानी चाहिए। ये वोटों के लिए हम इतने नीचे गिर जाएं, ये अच्छी बात नहीं है। ये देश को हम किस तरफ लेके जा रहे हैं? क्या 47 हम फिर से दोहराना चाहते हैं जी? क्या हम देश को बांटना चाहते हैं? मैं बिल्कुल अपनी पार्टी की तरफ कंडेम करता हूं। ऐसी सियासत को कंडेम करना चाहिए और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी वालों ने अपनी गलती मान के इसको कंडेम करके आगे बढ़ना चाहिए। पार्टी के बता दीजिए जिसमें आपने पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया हुआ कि आतंकवाद की फैक्ट्री बंद करें। कोई ऐसी स्टेटमेंट बता दे जिसमें आपने चिंता जाहिर की हो कि पाकिस्तान में जो लोग माइनॉरिटी में 37% सुनिए विनोद जी, जब विभाजन हुआ आज 3.4% माइनॉरिटी रहेगी, चिंता आपको नहीं है? विनोद जी सुनिए जी, ये लास्ट सवाल है चंद्रमोहन जी। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे वो कहते थे कि पड़ोसी बदला नहीं जा सकता। वो बस लेके गए थे वहां पे बात करने के लिए, और अगर हमारी पार्टी ये कहती है कि पाकिस्तान के साथ बात करो तो हम देशद्रोही हो गए जी। इनका प्राइम मिनिस्टर वहां पर जाके बिरयानी खाता है, और जब हम बात करें कि पड़ोसी के साथ झगड़ा नहीं मिनॉरिटी के हालात पर आपने कभी चिंता जाहिर नहीं की, तब हम पाकिस्तानी हो गए। मिनॉरिटी के हालात पर कभी चिंता आपने जाहिर नहीं की। ये दोहरी नीति हम नहीं मानते, हम राम को मानते हैं। चलिए हम हिंदू मुसलमान को मानते हैं, ऐसे चलिए। चंद्रमोहन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सोहित जी आपका शुक्रिया, तेजा सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मना साहब आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।